वेलकम टू सुपरविट क्लासेस। मैं सकुना प्रताप सिंह। अभी तो हमने 46 लेक्चर देखे हुए हैं और उन 46 लेक्चरों में हमने टोटल हिस्ट्री देखी थी। इतिहास को हमने कवर किया था और इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट था शुरू से, जो पाषाण काल थे, पाषाण काल से लेके और जो देश आज़ाद हुआ तब तक, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी इधर उधर से जो आती थी, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ तक कि जो संगीत और जो राज्य उनके नृत्य वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने 46 लेक्चरों में क्रम से देख चुके हैं। अगर आप उनके नोट्स बनाना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 से सबके नोट्स बना सकते हो। सुपरविट क्लासेस जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में SSC GK बाई कुणाल सर नाम से वो है उसका फोल्डर। अब आज हम चालू करने वाले हैं भूगोल। अब भूगोल को चालू करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि भूगोल को बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहले क्या पढ़ें। कि भूगोल में जितने भी झीलें होती हैं और नदियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आती हैं। पर सबसे पहले क्या पढ़ें, ग्रह वगैरह भी होते हैं, ज़मीन होती है, उसकी कहाँ कैसे वो वन पाए जाते हैं, मिट्टी कहाँ कैसी पाई जाती है, ठीक, नदी बांध वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर सबसे पहले क्या करें, तो हम ज्योग्राफी एक क्रम से पढ़ेंगे सारी चीज़ें पर एक क्रम से। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, पूरी पृथ्वी के बारे में, फिर पृथ्वी के बाद में फिर देखेंगे थोड़ा ग्रहों के बारे में, ठीक, फिर धीरे धीरे पूरा ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो हम आज देखते हैं थोड़ा पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी के बारे में कहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मैं पूरी ज्योग्राफी नहीं समझाऊंगा, मैं केवल वही उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो SSC या कोई भी जो एग्जाम है वो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैं बस केवल उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर फुल डिटेल नहीं करवा रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी के बारे में। हमें इतना पता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, वो एक अंडाकार है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब यूं करके ये लंबाई उसकी ज़्यादा है और ये चौड़ाई उसकी कम है, अंडाकार है, गोल नहीं है। अच्छा, पृथ्वी पर हमने किसी भी देश या किसी भी जगह की स्थिति की सटीक जानकारी करने के लिए उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। काल्पनिक रेखाएं दो तरह से खींची हैं, एक तो यूं करके और एक खड़ी खड़ी, ठीक। तो जो यूं करके हमने लेटी हुई जो लाइनें खींची हुई हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी खड़ी हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश के बारे में देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं यूं करके सीधी सीधी जा रही है, मैंने केवल 3 बनाई है इंपोर्टेंट, बाकी ऐसी और भी हैं, ठीक है। तो जो सबसे बीच में बिल्कुल पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में, ऊपर आधा और नीचे आधा जो बांटती है, बिल्कुल बीच वाली, इस बिल्कुल बीच वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके पास में लिख दिया ताकि ध्यान है, ठीक है। आप भी ऐसा एक चित्र बना लीजिए कॉपी में, नोट्स पे से अगर बना रहे हैं तो एक पेज पे इसी को बना लेना अच्छे ढंग से। तो सबसे बीच वाली होती है भूमध्य रेखा, और उससे जस्ट ऊपर वाली जो अक्षांश रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और उससे नीचे वाली मकर रेखा। अच्छा, अब बात ये होती है कि ये जो अक्षांश रेखा ये कितनी है। तो अच्छा, इतना है कि अक्षांश रेखा जो है उसने पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। हम देखते हैं मैप में इस तरह से, इधर होता है पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण मैप में। तो ऊपरी भाग को बोल दिया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे इस लाइन से जो नीचे की पृथ्वी उसको बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग गोलार्ध, क्योंकि नीचे का आधा भाग हो गया। अब बात ये होती कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 ऐसी जो लाइन है अक्षांश रेखा वो है 89, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 89, और एक ये बीच में है। तो टोटल कितनी होगी, 89 ऊपर और 89 तो इसमें है, और 89 नीचे वाले में दक्षिणी गोलार्ध में, और एक हो गई बीच में। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 179। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 179। कैसे आई पता पड़ गया, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और एक बीच की भूमध्य या विषुवत रेखा। तो टोटल होगी 179, ठीक है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी जो है अक्षांश रेखाओं की जो विशेषताएं वो सब चीज दे रखी है। कुल संख्या होगी 89 ऊपर, 89 नीचे और एक बीच वाली, तो टोटल होगी 179, ठीक है। तो ये चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। अब इनके बीच में जो दूरी होती है अक्षांश रेखाओं के, वो होती है 111 किलोमीटर, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, और ये अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं जितनी ये हैं उतनी दूरी पर होती हैं। तो हाँ, अक्षांश रेखाएं जितनी दूरी पर यहाँ है उतनी दूरी पर यहाँ, उतनी ही दूरी पर यहाँ।
ये समान दूरी पर होती हैं, पर देशांतर जो होती हैं वो समान दूरी पर नहीं होती हैं। ये यहाँ तो सबसे इनकी यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है, और जैसे ये यहाँ चलते जाएंगे दूरी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देशांतर एक ही जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पे जाके सारी मिलती हैं। अक्षांश का ऐसा नहीं है, अक्षांश क्या है, अलग अलग जगह पे जाके छुल रही है, ये नहीं है कि सारी एक ही जगह पे आके मिले, पर देशांतर सारी एक ही जगह पे जाके मिलती है। तो सिरों पर इनकी दूरी कम हो जाती है और सबसे बीच में इनकी दूरी अधिकतम होती है। तो अक्षांशों का हो गया, बीच वाली जो होती है वो भूमध्य या विषुवत रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। अच्छा, कर्क रेखा जो होती है वो इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, ऊपर उत्तर होता है, उत्तर मतलब नॉर्थ, और मकर रेखा इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ होती है। तो ये भी याद कर लेना, क्योंकि मैन वैसे तो बहुत सारी जगह है कि भारत की स्थिति क्या है, पर कर्क और मकर का याद रखना है। अब कर्क नाम से याद आता है कर्क संक्रांति, और मकर नाम से आता है मकर संक्रांति। इसका देख लेते हैं। अक्षांश रेखा की देख ली, समान लंबाई की नहीं होती अक्षांश रेखा। देखो बीच वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, और ऐसी आती जाएगी, एक लाइन यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली जो लाइन यहाँ खींचेगी, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो ये वाली लाइन छोटी है काफी, ये भी एक अक्षांश है, ठीक है, हम खींच लेते हैं। ये भी एक अक्षांश कहलाएगी क्योंकि ये यूं करके लेटी हुई है। ये अक्षांश की लंबाई इस अक्षांश इन अक्षांश की लंबाई से छोटी है, तो इसलिए अक्षांश की जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर नहीं होती। ये वही बोल रहा है, समान लंबाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबसे बीच में सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी, और एंड में बहुत छोटी बचती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, पर देशांतर जो होती है उनकी लंबाई समान होती है, ठीक है, देशांतर की लंबाई समान होती है। तो अक्षांश के बारे में और देखते हैं। इनकी समान लंबाई नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देख लिया, बीच वाली सबसे लंबी और ऊपर छोटी होती जा रही है। कुल संख्या 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक होगी बीच वाली, टोटल होगी 179। अब कर्क से कर्क संक्रांति, मकर से मकर संक्रांति। तो संक्रांति देख लेते हैं। सूरज जो होता है वो पृथ्वी की इस स्थिति से लेके इस स्थिति तक फ्लक्चुएट करता रहता है। सूरज की स्थिति ऐसी होती है, वो या तो इस तक जाएगा, फिर लौट के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ, ठीक है। ये नहीं है कि कभी इसकी सीध में भी सूरज पड़ जाए, ऐसा नहीं है। या तो इसकी सीध में सूरज रहेगा, या यूं करके यहाँ तक जाएगा, फिर यूं करके। स्थिति ऐसी होती है सूरज की कि वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा में चला जाए यहाँ तक तो उत्तरायण हो गया, और अगर दक्षिण दिशा में चला गया यहाँ तक तो सूरज दक्षिणायन बोला जाता है। इस लाइन से भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ चला गया उत्तरायण, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ चला गया तो दक्षिणायन कहलाएगा सूरज, ठीक है। तो ये सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक, कर से मकर तक, ये बोली जाएगी सूर्य के जो उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा, ठीक है, क्यों सूरज यहीं फ्लक्चुएट करता है। अब देखते हैं कर्क संक्रांति किसे कहते हैं। तो जब सूरज इस कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये कर्क लाइन है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर यूं करके इसकी सीध में, तो उस समय कर्क संक्रांति होती है। और जब सूरज इधर से इधर आके हम मकर जो लाइन है इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर इसके लंबवत होता है बिल्कुल सीध में, तो उसको बोलते हैं उस टाइम मकर संक्रांति। देखते हैं, जब सूरज कर्क रेखा के लंबवत होता है तो उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन क्या होता है, जब यहाँ होता है तो ये चीज कहाँ पड़ रही है, उत्तर की तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब जो दिन का टाइम होगा वो सबसे बड़ा होगा। और जब सूरज मकर के लंबवत होता है तो उस टाइम जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। उत्तर पे कर्क रेखा के ऊपर तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, जब ये मकर रेखा के लंबवत है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। अब ये किस दिन पड़ता है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को आता है ये, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, ठीक। अब देखते हैं विषुव क्या है। जब सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत होता है तो उसको विषुव कहते हैं। ये होगी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा के इसके लंबवत होता है, अब वो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, कुल मिलाकर इसके लंबवत है बीच वाले भूमध्य रेखा के, तो उसको बोलते हैं विषुव। अब ये चीज दो बार होगी, जब सूरज यहाँ से जाएगा तब इस पर एक बार इसके सामने आएगा, और जब वहां से लौटेगा तब भी सूरज इसके सामने होगा। तो ये और ये तो एक एक बार पड़ी, पर ये दो बार पड़ी, तो इसलिए इसके लिए 2 दिन होंगे। एक तो पड़ गया 21 मार्च और एक पड़ गया 23 सितंबर।
तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज इस विषुवत या भूमध्य रेखा के बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। और इस दिन क्या होगा, इधर और इधर दोनों जगह जो दिन होंगे उनकी जो सीमा होगी, उनका जो टाइम होगा वो बराबर होंगे, मतलब हर जगह दिन और रात समान होंगे उनका टाइम। तो हमने अक्षांश रेखाओं के टोटल पढ़ लिया, ठीक। अब देखते हैं देशांतर। तो पहली बात, अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती सबकी, ये छोटी हो जाती है एंड में, पर देशांतर की सबकी लंबाई समान होती है, ठीक। अब देशांतर का देखते हैं, सभी बराबर लंबाई की होती है देशांतर, देख लिया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये यूं करके इधर आ रही है तो दूसरी यूं करके इधर गोल आ रही है और तीसरी उधर जाके गोल, घुमाव उतना ही है हर लाइन में, ठीक है, कोई पीछे से यूं करके आ रही होगी, ठीक है। तो ये समान घुमाव, ये आगे से यूं करके आ रही होगी, जैसे ये इधर से जा रही है तो ये आगे से आ रही होगी, तो सभी की लंबाई समान है, ठीक। कुल संख्या इनकी होती है 360, जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो संख्या है वो होती है 360, और अक्षांश की कितनी थी, 179, ठीक है। जो बीच वाली जो है प्रधान, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, इसकी बीच वाली को बोलते हैं भूमध्य या विषुवत, और जो देशांतर की जो बीच वाली इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक। ये कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच वेधशाला, एक वो है इनका जो प्रयोगशाला वगैरह होती है, तो ग्रीनविच वेधशाला है, वहाँ से होकर ये गुजर रही है, तो इसलिए उसको वहाँ से जो लाइन गुजरी है उसी को बोल दिया कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक। तो ये देशांतर का हो गया, अक्षांश का हो गया। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्यों, क्योंकि सूरज से रोशनी आ रही है, ठीक, और वो चंद्रमा पे डायरेक्ट ना पहुंच के पृथ्वी से, जैसे यहाँ पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा है और यहाँ है सूरज, सूरज से रोशनी आ रही है यूं करके यहाँ पर कुछ रोशनी इस पृथ्वी की वजह से कुछ हिस्से पर रोशनी नहीं पहुंचती चंद्रमा पे। क्यों, क्योंकि सूरज से रोशनी आ रही है, वो पृथ्वी रोक लेती है उसको, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत पहुंच पाती है। तो जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसलिए बोलते हैं चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, मतलब चंद्रमा बिल्कुल काला काला दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अंधेरा। तो कब, जब पृथ्वी सूरज की रोशनी को रोक लेती है, और पृथ्वी होती है बीच में, एक तरफ सूरज होता है एक तरफ चंद्रमा, तो ये चीज पड़ती है पूर्णिमा की रात को, ठीक है, उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, उसमें क्या होता है, सूरज से रोशनी आती है, चंद्रमा उस रोशनी को रोक लेता है, ठीक, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वी पर कुछ रोशनी नहीं पड़ पाती। ये एक तरह से बोलो कि चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ जाती है, तो पृथ्वी पर भी एक दाग सा दिखाई देता है, अंधेरा अंधेरा सा कुछ हिस्से पर, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, और चंद्र ग्रहण में सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण जो पड़ता है वो अमावस्या की रात को पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, मतलब पूरा जो पृथ्वी है वो, या फिर ये कह लो जब हम सूरज, अंधेरा तो हो ही जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम पृथ्वी से अगर सूरज को देखेंगे तो बीच में चंद्रमा और सूरज को देखना नहीं देगा, तो हमें सूरज आधा पद्धा दिखाई देगा, आधा अधूरा, और ये अमावस्या की रात को पूरा सूरज ही गायब हो जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा पृथ्वी के पास है, तो चंद्रमा की वजह से हम इस सूरज को देख नहीं पाते, तो इसलिए बोलते हैं सूरज पर ग्रहण पड़ गया, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा और उस पर चंद्रमा उसको ढक लेता है, ठीक है। और अमावस्या के दिन ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, मतलब सूरज पूरी तरह से ढक जाता है। अब देखते हैं कर्क रेखा, भारत यहाँ होता है कर्क रेखा के ऊपर, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि कर्क रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, अभी जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, तो कर्क रेखा पर जो राज्य गुजरते हैं उनको हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे, इधर पश्चिम होता है इधर पूरब, तो पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं टोटल पश्चिम से पूरब की तरफ। उनकी ट्रिक है, गुजरे राज्य में 36 झाड़ू पाकर पूरा जोड़ दिखाया। तो गुजरे से गुजरात, राज्य से राजस्थान, मैं से माँ से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, झाड़ू से झारखंड, पाकर पश्चिम बंगाल, पूरा त्रिपुरा, जोड़ से मिजोरम। दिखाया ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। तो गुजरे से गुजरात, राज्य से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, झाड़ू से झारखंड, पाकर से पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल, पूरा से त्रिपुरा, जोड़ से मिजोरम। तो इस तरह से कर्क रेखा पर जो 8 राज्य उनके नाम याद कर लेने हैं।
तो उनको ना करके ये ट्रिक याद करने, गुजरे राज्य में 36 झाड़ू पाकर पूरा जोर दिखाया। तो ये हमने ओवरऑल थोड़ा पृथ्वी की स्थिति देख ली है। अब हम देखेंगे जो ग्रह होते हैं उनके बारे में, कि ग्रह, क्योंकि इस बार भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रहों के ऊपर, तो ग्रहों का पूरा डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर जो महासागर हैं, ठीक, उनके बारे में, महासागर हैं, महाद्वीप वगैरह हैं, उनके बारे में धीरे धीरे फिर हम भारत पे आएंगे, और फिर भारत की जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उन सब के बारे में इस तरह से पूरी हम जो भूगोल है उसको कंप्लीट करेंगे एक क्रम से, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।